जो पिछली सरकारें आई हैं उसमें हमने देखा कि अर्बनाइजेशन को लेकर चिंता थी कि भाई बहुत माइग्रेशन हो रहा है, शहरों पे लोड बढ़ रहा है और ये सारी बातें, लोग गांव छोड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसे हमें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, एक मौके के तौर पे देखना चाहिए, और बात रखी कि हम 100 नए शहर बनाएंगे। तो यहाँ पर अरविंद जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ कि इस विजन को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बाकी की पॉलिसीज से बिल्कुल अलग है। वैसे बात बिल्कुल सही है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जरूरत है अगर हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है आगे। अगर पिछले 10 वर्षों के ही ट्रेंड्स को देखें तो जो टाउन्स हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, वो लगभग 55%, 54% बढ़ चुके हैं। आबादी भी इसी तरह, जो आज से कुछ दशक पहले 17% अर्बन थी, वो अब करीब 32% अर्बन हो चुकी है। तो ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसको कि आपके लिए रोकना या रोकने की कोशिश करना मेरे ख्याल है एक नेगेटिव स्टेप होगा। आपको इसमें भागीदार बनना है। और अगर आप एक वृहद पैमाने पर भी देखें तो अगर देश का विकास करना है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है या इस तरह की टर्शियरी एक्टिविटीज बढ़ानी है, तो अर्बन एरियाज को तो बढ़ाना ही होगा। अब उसको बढ़ाने के लिए क्या उपाय हैं आपके पास या क्या इनेबलिंग फैक्टर्स हैं, वो सारे हम चर्चा में डाल सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि अर्बनाइजेशन को आगे बढ़ाना होगा और जो अपने आप ऑर्गेनिकली हो रहा है उसका भागीदार भी बनना होगा। राइट। तो जैसे आप कह रहे हैं 32% की आबादी करीब यहाँ पर शहरों में रहती है। 2050 का अनुमान है कि 50% से ज्यादा लोग शहरों में आ जाएंगे। तो ये जो आइडिया है, ये तो बात तय है कि भागीदारी के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन कितना फिजिबल लगता है अमित जी आपको? क्या आसान होगा ऐसे 100 नए शहरों को खड़ा कर देना? ये आसान तो कुछ भी नहीं है, मगर इसका रोल मॉडल हम ऑलरेडी, अगर हम चाइना की तरफ देखें तो हम देख चुके हैं कि जहाँ पे पहले से 2 मुख्य शहर थे, जो एक मुंबई के बतौर शहर था शंघाई, या दिल्ली के बतौर शहर था बीजिंग, और अब उसके आगे अब हमने देखा है कि 50 नए शहर ऑलरेडी बड़े पैमाने में काम कर रहे हैं, जहां पे इर्द गिर्द मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कोर एक्टिविटी है, और उसके चलते पूरे के पूरे शहर बसे हैं। उसके चलते जो रूरल पॉपुलेशन वो अर्बनाइज हुई है, उतने पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। तो हमने कई कंट्रियों में ऐसी ऑलरेडी एक प्रेसिडेंस देखी भी है, कैसे हमने एक दर्शाया गया है कई और जगहों पे। तो ये नामुमकिन नहीं है। ये एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, एक मार्गदर्शक की जरूरत है जो इस बिल को आगे बढ़ाए। तो ये डेफिनेटली हो सकता है। क्या ये अगले 5 सालों में मुमकिन होगा? शायद नहीं, शायद हो सकता है 1 दशक या उससे ज्यादा लग जाए, मगर मुमकिन डेफिनेटली है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे पास एक यंग डेमोग्राफी है, और हमने 3 Ds की बात की, या जो प्रेसिडेंशियल स्पीच थी, तो कई सारी ये जो बातें की हैं ये काफी अहम है, और काफी इसको मुख्य तरीके से अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली अर्बनाइजेशन की डिमांड तो बनती है। और अर्बनाइजेशन की डिमांड जो है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग शहरों, चाहे वो 10 या 12 शहर हों, उनके चलते नहीं हो सकती। नई सिटीज का निर्माण करना तो अनिवार्य है। नई सिटीज को बनाना जरूरी, लेकिन यहाँ पर अरविंद जी बहुत बड़ी 2 चीजें जो होंगी, पहली तो लैंड की सप्लाई और दूसरा उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार, क्योंकि जो अभी मौजूदा कानून है वैसे ही वो काफी टफ हो चुका है, जो लैंड एक्विजिशन बिल के बाद, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत बड़ा काम करना होगा। देखिए, ये तो तय है कि अगर आप शहर बनाएंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी बनाना होगा। शहर सिर्फ लोगों के जमा हो जाने से नहीं बन जाते। सेंसस की भी अपनी जो डेफिनेशंस हैं, उनमें कुछ तो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, कुछ सेंसस टाउन्स हैं। आप सिर्फ सेंसस टाउन्स बनाकर अर्बनाइजेशन नहीं कर सकते। आंकड़ों के तौर पर अगर देखें विपिन जी से, आज शहरी आबादी लगभग 38 करोड़ के आसपास है। हम कहते हैं 2050 तक करीब आधी आबादी भारत की शहरों में होगी, यानी कि लगभग 80-85 करोड़ शहरों में होगा। आज से 35 वर्षों में ये 40 के आसपास जो है ये बढ़कर 45 और जुड़ जाएगा। तो सिर्फ लोगों के जमा करने से तो होगा नहीं, इसके लिए 2 काम करने होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से भी पहले लोग जमा होकर करेंगे क्या? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए। उसके लिए आपको या तो स्टील प्लांट लगाने होंगे या मैन्युफैक्चरिंग लगानी होगी। शहर तब बनते हैं जब कोई इकोनॉमिक फोकस हो, कोई एक्टिविटी हो। सिर्फ रियल एस्टेट बनाने से या सिर्फ जमीन अक्वायर करने से शहर नहीं बन जाते। अब बात आती है कि जमीन कैसे अक्वायर होगी। मान लीजिए आपने इकोनॉमिक इंजन्स लगा भी दिए, उसके लिए आपको पॉलिसीज पे काम करना होगा। एक अच्छी बात यह है कि पिछली सरकार ने जाते जाते एक लैंड एक्विजिशन पॉलिसी पे काम तो कर दिया। हालांकि इस समय ये चर्चा हो रही है कि उसमें और सुधार की जरूरत है, और किस तरह स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक बैलेंस बनाया जाए ताकि दोनों मिलजुल कर एनेबल कर सकें। तो काम बहुत है इसमें। जैसा अमित जी कह रहे थे, ये अगले आने वाले 5-6 वर्षों में होना या 2022 तक हो जाना
काफी मुश्किल काम होगा, मेरे ख्याल से अचरज भरा काम होगा अगर कर लिया तो इसको करने में 10-12 साल लगेंगे। लेकिन अगर आपने आज शुरुआत कर दी है तो हो सकता है 10-15 वर्षों में आप वहां पहुंच जाएं कि आप 2050 की जरूरत को पूरा कर सकें। अगर ये 4-5 साल व्यर्थ हो गए, वेस्ट हो गए, तो फिर बहुत मुश्किल है इसका हो पाना। राइट। तो यहाँ पर जैसे अरविंद जी कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी होगा, तो जो गिफ्ट सिटी एक हम देख रहे हैं गुजरात में जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती है, वो भी क्या मोदी जी के इसी विजन का एक छोटा सा हिस्सा लगती है? वहीं पे कुछ उन्होंने काम गुजरात में उस तरीके से शुरू किया था कि योजना तो उसी तरीके से बनाई गई थी कि एक नए क्वाज़ाई शहर या एक छोटा सा टाउनशिप की वहां पे एक निर्माण बने और जो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बने, बिकॉज कई बरसों तक गुजरात में इनवर्ड माइग्रेशन नहीं था, कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रेड नहीं था। और जब सबसे पहले सानंद बना कई वर्षों बाद, तो एक सडनली इकोनॉमिक स्पर्ट हुआ, एक सडनली एक लोकल एक्टिविटी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। तो उसी तौर से एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का क्रिएट करना या एक इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट का क्रिएट करना, जैसे हमने हैदराबाद में कोशिश देखी है या कई और शहरों में कोशिश देखी है कि एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बने जहां पे दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट बैंक्स या इन्वेस्टमेंट कंपनीज या एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको वहां पे एक जगह प्राप्त हो। बट ये जो गिफ्ट सिटी का जो काम है वो पिछले 10 साल से ये ड्राइंग बोर्ड पे है, इतना आसान नहीं हुआ है कई सारे इश्यूज की वजह से। तो डेफिनेटली ये वो विजन के चलते तो है, मगर क्या वो अभी तक सक्सेसफुल हो पाया उसका तो अभी तक हमको प्रमाण नहीं मिल पाया। मगर अगर हम गिफ्ट सिटी से हटकर अगर जो की इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जैसे अरविंद ने ठीक बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है या इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जो हमने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक जो डेवलपमेंट देखा है वो इस सपने को साकार करने में काफी बड़ा योगदान दे सकता है। बिकॉज अगर आप देखें तो इसमें तकरीबन 5 स्टेट्स अभी काफी जोर शोर से जुटे हुए हैं। उसमें गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, एमपी भी है, नॉर्दर्न स्टेट्स भी हैं। तो उन्होंने अब एक जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बतौर एक जो काम शुरू किया है, अब उसको साकार करने का समय है। अगर आप इस विजन को आप रियलिटी में देखना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास लैंड अवेलेबल है, अब इनके पास जापानीज कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन का टाई अप हुआ है। इस बार भी बात हुई कि जापानीज इंटरवेंशन से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, खुद अकेले नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली वहां पे क्योंकि आप टैक्स इंसेंटिव दे रहे हैं, आप एक इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, अब कई ऐसी सुविधाएं बना रहे हैं जिसकी वजह से यातायात बढ़े, जिसकी वजह से एक इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़े, जहां पे लोगों को अपने प्लान सेटअप करने में मदद मिले। तो क्योंकि हर स्टेट इसमें पार्टनरशिप कर रहा है, तो इफेक्टिवली ये एक काफी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसको अगर आप फास्ट ट्रैक करें तो ये एक सिंगल मात्र प्रोग्राम ही आपके 50% आपके इस विजन को या ड्रीम को पूरा कर सकता है।